So students, we are going to learn about vacuoles, another important cell organelle present in the cells. आज हम एक दूसरी सेल ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं जो कि हैं वैक्यूल्स। सबसे पहले देखें कि वैक्यूल्स जो जनरली जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रेजेंट होती हैं हमारे दोनों प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में। सो वैक्यूल्स present in plant and animal cells. वैक्यूल्स दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनके फंक्शन को देखा जाए तो फंक्शनली दे एक्ट लाइक अ स्टोरेज सेल ऑर्गेनेली। ये मेन इनका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज करना। सो दीज आर स्टोरेज सैक्स which stores solid and liquid contents of the cell. Liquid and solid content of the cell। मतलब क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारी काम की चीज़ें बनती हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था पिछले सेल ऑर्गेनेलीज में। जैसे लिपिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, और प्लांट के केसेस में तो स्टार्च भी बनता है। तो इन सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस को कभी कभी स्टोर करने का काम कौन करता है, वैक्यूल्स करते हैं। और जैसे कि हमारे घर में जब हम अपने घर को पसंद करते हैं, साफ़ सुथरा क्लीन होम पसंद करते हैं, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल ज़रूर प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को हम कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। तो उसी तरह जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो भी वैक्यूल्स अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो दे also sometimes store waste material। Okay, so vacuoles, these are present in both plant and animal cells. Second important thing is that these are the storage sacs. The important function of the vacuole is that they are the storage sacs that stores solid and liquid content of the cell, and they also sometimes store waste material। okay, अगर हम प्लांट एंड एनिमल सेल्स की बात करें कि दोनों में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम पाएंगे कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में कंपेयर टू द प्लांट सेल, एज वेल एज दे आर स्मॉल इन नंबर्स। अगर आप देखें कि कंपेयर करें, जैसे ये मान लीजिए आपका एनिमल सेल है और ये मान लीजिए आपका प्लांट सेल है। दिस इज़ अ प्लांट सेल एंड दिस इज़ एनिमल सेल। सो इन प्लांट सेल यू विल फाइंड ओनली 1 or 2 स्मॉल बिग वैक्यूल आपको मिलेगा प्लांट सेल में। वहीं एनिमल सेल में आपको बहुत सारे वैक्यूल्स मिलेंगे और स्मॉल वैक्यूल्स मिलेंगे। सो द प्रेजेंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स, इट मेक्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जिस तरह से वैक्यूल्स प्लांट और एनिमल सेल्स में मिलते हैं वो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस बनाते हैं दोनों के स्ट्रक्चर के बीच में। ठीक है, तो वैक्यूल्स जनरली हम देख रहे हैं कि प्लांट सेल में क्या होता है, एक मेजर पार्ट को कवर कर रहा है वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल्स में ये मेजर पार्ट को कवर नहीं कर रहा है। प्लांट सेल में कम से कम 50 to 90% पार्ट कवर करता है वैक्यूल, और ये इसलिए करता है क्योंकि जब ये ज़्यादा वॉल्यूम को कवर करता है तो ये पूरे के पूरे प्लांट सेल को क्या देता है, टर्जिडिटी देता है।
टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? टाइटनेस, एक स्वेलिंग देता है प्लांट सेल को, और उसी टर्जिडिटी से प्लांट सेल क्या होता है, हार्श कंडीशन में, जैसे कि जो भी हार्श कंडीशन है, वेदर कंडीशंस है, जैसे कि रेन हो गया या स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई, उनको क्या करता है, कोप अप कर पाता है, झेल पाता है प्लांट। तो प्लांट सेल की क्या खासियत होती है, उसमें वैक्यूल जो होता है वो 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, और वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, साइज़ में ज़्यादा होते हैं। सो वैक्यूल्स के अगर हम फंक्शन की बात करें तो एक हमने अभी क्या देखा कि इट इज़ फुल ऑफ सेल सैप, इट इज़ फुल ऑफ सेल सैप मतलब उसके अंदर सेल सैप होता है, सैप मतलब रस, और साथ में ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी देता है प्लांट सेल को, एंड इट गिव्स टर्जिडिटी and rigidity to plant cell where it occupy 50 to 90% of the cell volume। 50 to 90% सेल वॉल्यूम को कौन ऑक्यूपाई करता है, एक बड़ा सा वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, और इस तरह से वो प्लांट सेल को रिजिडिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी देता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने वैक्यूल का पढ़ा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, एक केवल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्या होता है, सेल सैप प्रेजेंट होता है, ये है सेल सैप, और इसी सेल सैप में बहुत सारी चीज़ें ये स्टोर करता है, जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, दैट इज़ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में जानें कि न्यूक्लियस का क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। तो न्यूक्लियस, सबसे पहले अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे सेल में, तो दिस इज सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर इन द सेल। ये क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर इन द सेल। सेल के बीच में सेंटर में ये लोकेटेड होता है, और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल। ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है सेल का। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि सबसे बाहर एक डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो इसके सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो डबल मेम्ब्रेन की होती है, और ये होती है आपकी न्यूक्लियर एनवेलप यानी कवरिंग, और आप इसे क्या कह सकते हो, मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा अंदर का जो सैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसके अंदर जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो इसके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है आपका क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियोलस। ये जो ब्लैक कलर का है ये न्यूक्लियोलस है, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है धागे की तरह, इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स और क्रोमेटिन थ्रेड्स। ओके, सो अगर इसको हम पहले नेम कर देते हैं, ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस,
और ये हो गया आपका क्रोमेटिन फाइबर्स। तो इनके फंक्शन के बारे में हम एक एक करके देखेंगे, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसके पार्ट को, जैसे मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज आउटरमोस्ट कवरिंग, दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप and the inner sap-like liquid which is called nucleoplasm. ओके, सो न्यूक्लियर एनवेलप को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने बताया था ये डबल लेयर्ड होती है, तो इट इज़ डबल लेयर्ड और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू विल ऑल्सो फाइंड हियर स्मॉल पोर्स, ये पोर जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, पोर्स जैसे। ओके, सो इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये जो न्यूक्लियर पोर है ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर जाता है न्यूक्लियर पोर की हेल्प से, और बाहर का यानी साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल अंदर की तरफ आएगा वो कहाँ से आएगा? न्यूक्लियर पोर से। सो न्यूक्लियर पोर एक तरह से क्या करते हैं, एक वेज प्रोवाइड करते हैं मटेरियल्स के एक्सचेंज के लिए, रास्ते की तरह एक्ट करते हैं चीज़ों का अगर एक्सचेंज होना है। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमें सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मैंने क्या बताया था, ये सैप लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को देखें तो न्यूक्लियोप्लाज्म में मैंने बताया था कि दो चीज़ें उसमें एम्बेडेड होती हैं, यानी धसी हुई होती हैं। कौन? क्रोमेटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियोलस। सो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। सो न्यूक्लियोप्लाज्म, it has two structures. First is nucleolus and second is chromatin fibers. So अगर हम न्यूक्लियोलस को देखें तो न्यूक्लियोलस में एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है सेल की, और वो है राइबोसोम्स विच आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था कि किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। इस तरह का देखा था ना आपने कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और अगर इसके ऊपर इस तरह के स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यानी कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये राइबोसोम्स क्या हैं? ये प्रोटीन फैक्ट्री होती हैं, यानी प्रोटीन बनाती हैं सेल की। और प्रोटीन का इम्पोर्टेंस हमें मालूम है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करती है। प्रोटीन ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो प्रोटीन बनता कहाँ है? राइबोसोम्स में। और ये राइबोसोम एक्चुअली कहाँ बनता है? ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। सो न्यूक्लियोलस दे हेल्प इन द synthesis of ribosomes. ओके, और क्रोमेटिन फाइबर को अगर हम देखें, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, क्रोमेटिन फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और एंटेंगल्ड है। एंटेंगल्ड मतलब ये उलझा हुआ है एक दूसरे में। तो क्या होता है कि जब सेल को रिप्रोड्यूस करना होता है, यानी जब सेल को डिवाइड करना होता है, जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है? ऐसे कंडेंस स्ट्रक्चर बना देता है इस तरह से।
इस तरह से कंडेंस स्ट्रक्चर बना देता है, आपस में क्लोज आते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस तरह से ये कंडेंस स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कह देते हैं, क्रोमोसोम्स कह देते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे पेयर्ड होते हैं, ये पेयर्ड यानी जोड़े में होते हैं, और क्रोमोसोम्स इनको कहते हैं। तो क्रोमोसोम किससे बने हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेल का जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या करता है, अपने आप को डिटेंगल करता है, यानी कि दोबारा से ठीक होता है, कंडेंस होता है, क्लोज आता है एक दूसरे के, और क्रोमोसोम बना देता है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए होता है। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक क्या होती है, हेरिडिटरी यूनिट होती है, हेरिडिटरी यूनिट। हेरिडिटरी यूनिट का मतलब क्या है, ये जो हेरिडिटरी यूनिट है डीएनए, ये क्या होती है, आपके पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास होती है। ये जो डीएनए है, हेरिडिटरी यूनिट, जिन्हें हम जीन भी कहते हैं, ये पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में पास होती है। तो ये अगर मान लीजिए स्मॉल जीन है या डीएनए है किसका, हेयर का, और ये उसके ऑफस्प्रिंग में पास हुआ, तो जो ऑफस्प्रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी उसके ब्राउन हेयर्स हैं कि ब्लैक हेयर्स हैं, कि उसकी आइज़ ब्राउन है ब्लैक हैं, कि ऑफस्प्रिंग टॉल है कि ड्वार्फ है छोटा है, कि एवरेज हाइट का है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है, जीन के पास होती है। तो ये एक्चुअली ये जीन होती है जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में पास होती है। और जनरली हमने सुना है कहते हुए कि देखो ये अपने पेरेंट्स की इस खासियत को लेके आया, कहते हैं कि इसकी आइज़ पापा की तरह है या बाल मम्मी की तरह हैं। तो हम ये चीज़ें जब कहते हैं तो हम एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, डीएनए की, क्योंकि वो डीएनए जो पेरेंट्स से उसे मिला है, अगर वो दिख रहा है, वो डोमिनेंट है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक बच्चे के अंदर विजिबल होती है। तो अभी आपको इस क्लास में इतना ही समझना है कि जो ये क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर क्या करता है, हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स to their offsprings। पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, क्रोमेटिन फाइबर, क्योंकि इनके अंदर ही क्या होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में पास होती है।